मे आई कम इन सर? आइए, नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते। बैठिए बैठिए बैठिए। थैंक यू। अपना नाम लिए बगैर आप यस सर। एक बार संक्षिप्त परिचय दीजिए। सर मैं भरतपुर जिले की बयाना तहसील से बिलोंग करता हूँ और 10th मैंने बयाना तहसील से ही की है, आदर्श विद्या मंदिर स्कूल से। उसके अलावा 12th मैंने माँ भारती पब्लिक स्कूल कोटा से की है। उसके बाद मैंने मरीन इंजीनियरिंग की हुई है कोलकाता से। उसके बाद मैंने मर्चेंट नेवी में 2 साल जॉब किया है सर। आजकल हम छोटे बच्चों से भी सुनते हैं, हमारे भी सपने होते थे कि बाहर जाना चाहिए, विदेश जाना चाहिए। यस सर। और जो विदेश जाता था उस समय तो हमको लगता था कि ये है असली जीवन। यस सर। और आप इतना बड़ा जॉब, यस सर। जहां समुद्र के जहाजों में हमारे तो जीवन के सपने, आप उसको छोड़ करके आ रहे हो। यहाँ ये तो लाल बत्ती भी अब हट गई। यस सर। तो प्रशासन में आपको कुछ तकलीफ नहीं लग रही है क्या, इतना अच्छा जॉब छोड़ के? नहीं सर, टाइम टू टाइम एक्चुअली हर एक इंसान का एक फैसिनेशन होता है हर एक जॉब का, लेकिन वो उसको करना है या नहीं करना है वो तब पता चलता है जब वो जॉब करता है। कई चीजों के जो हमारे सपने 50 साल बाद बनेंगे वो आपने अब तक कर लिए कंप्लीट, विदेश पूरे घूम लिए, पूरा समुद्र आपने नाप लिया। नहीं सर, सर आपका एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने भी अपना एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। चलो तो दीपक ये बताइए, यस सर। आप बयाना के हो। यस सर। पहला सवाल तो यह है कि बयाना भारत के इतिहास में, राजस्थान के नहीं, भारत के इतिहास में किस बात को लेकर प्रसिद्ध है? सर बयाना अगर भारत के इतिहास में देखें तो एक वाटरशेड मूवमेंट हुआ था, खानवा का युद्ध। उससे बयाना को काफी जाना जाता है। खानवा का युद्ध जो हुआ था उसमें ये 2 युद्ध हैं, बयाना का युद्ध और खानवा का युद्ध, दोनों में एक अंतर बताइए कोई। सर दोनों में अंतर ये था कि बयाना के युद्ध में जो राणा सांगा हैं उनकी विजय हुई थी, वहीं खानवा के युद्ध में जो बाबर हैं उनकी विजय हुई थी सर। अच्छा अच्छा। भरतपुर के किसी शासक को ब्रजराज की उपाधि दी गई थी? सर महाराजा सूरजमल को। अच्छा, सूरजमल को या किसी दूसरे को? सॉरी सर, आई एम नॉट श्योर अबाउट। ओ कोई बात नहीं। प्रशासनिक अधिकारियों में और जनप्रतिनिधियों में बहुत बार टकराव देखने को मिलता है। क्या कोई ईगो को लेकर होता है या किसी और बात को लेकर होता है? सर हमारा जो सिस्टम है, लोकतंत्र है, उसमें सर दोनों ही एक तरफ कार्यपालिका और दूसरी तरफ विधायिका, दोनों ही इस तरह से बने हुए हैं कि वो दोनों एक साथ समन्वय में काम करते हैं तभी काम चल पाता है। कई सारे कार्य क्षेत्र ऐसे हैं जो दोनों के ही वर्कफोर्स में आते हैं, तो कभी कभी टकराव भी देखने को मिलता है, लेकिन अगर इसको शांति से सामंजस्य स्थापित करके किया जा सके तो नहीं, आप तो प्रशासनिक अधिकारी हैं, आपको तो सामंजस्य बैठाना ही है। यस सर। लेकिन आज का जो यूथ है, युवा जो है, यस सर, वो ऐसे व्यक्तियों को आदर्श मान रहा है जो अपराधीकरण में लिप्त हैं। यस सर। अभी आजकल में आपने देखा हो तो राजस्थान में एक विधायक ने एक एसडीएम पर बिना बात ही शराब पीने का आरोप लगा दिया। यस सर। तो क्या ये विधायक की जड़ खत्म हो रही थी या फिर क्या था इसके पीछे? सर इसमें कहीं ना कहीं कुछ पॉलिटिकल मोटिव्स भी छुपे हुए रहते हैं, लेकिन इन सबको दूर करने का एक तरीका है कि ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस अगर जनरेट की जाए, अगर यूथ के मॉडल्स को बदला जाए, जैसे विवेकानंद जी हैं जो हमारे यूथ के मॉडल है, ऐसे कई सारे ऐसे आदर्श हैं, अगर हम यूथ का मॉडल बनाएं, उनको आदर्श बनाएं, तो उनकी स्थिति में क्या आप ये मानते हो कि आज कॉलेज का विद्यार्थी जो है वो अपराध में लिप्त, कॉलेज में जो यूनियन बनाते हैं भाई, जिनको कहते हैं भाई, यस सर, उनको आदर्श ज्यादा मानते हैं, विवेकानंद जैसे सिद्धांतवादियों को नहीं मानते हैं? क्या कारण है ऐसा? सर कारण इसका यह है कि जो मानने वाले लोग हैं उन्होंने पहली बात तो भारत के इतिहास, अर्थव्यवस्था और जो हमारी राजनीति है उसके बारे में अच्छे से पढ़ा हुआ नहीं है। अगर उनके बारे में अगर अच्छे से पढ़ा जाए तो उनको अपने पता चलेगा कि हमारे सच्चे आदर्श कौन है, विवेकानंद जी हैं या फिर आजकल के जो ये नेता लोग हैं वो हैं। तो ये डिपेंड करता है कि उनकी शिक्षा किस प्रकार की है, इथिकल जो एजुकेशन है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसमें रखती है सर। एक नाबालिग अपराध करता है, यस सर, तो उस नाबालिग अपराधी को आप समझाओगे या फिर कानून का सहारा लोगे?
सर सबसे पहले मेरी प्राथमिकता रहेगी उसको समझाने की। उसके बाद जो भी संविधान के जो नियम हैं, जो भी आईपीसी सीआरपीसी के नियम हैं, मैं उनके तहत डील करूंगा सर। अच्छा, भारत के अलावा इस समय कहाँ कहाँ भयंकर गर्मियां हैं? सर भारत के अलावा इस समय सर कनाडा में काफी गर्मी है। कनाडा तथा यूएसए के नॉर्दर्न पार्ट में काफी गर्मी है। यूरोप के नॉर्दर्न साइड में भी थोड़ी गर्मी देखने को मिल रही है। तो ऑस्ट्रेलिया में भी टाइम टू टाइम गर्मी देखने को मिलती है। अभी पूरे विश्व में हर व्यक्ति को ये एहसास हो चुका कि प्रकृति में कुछ ताकत है। यस। अर्थात कोरोना ने ये एहसास करा दिया कि मानव कुछ नहीं कर सकता प्रकृति के सामने। यस। अब जब मौसम बिगड़ चुका है, पर्यावरण प्रेमी बहुत मेहनत कर रहे हैं। यस। अखबारों में आए दिन हम लोग पढ़ते हैं कि शहर डूबेंगे। यस। लेकिन इसको हम बड़ी मजाक में लेते हैं कि नहीं ऐसा होगा क्या। यस। आप क्या कहना चाहते हो कि ऐसी गर्मियां जो 10-10 हजार साल के रिकॉर्ड को तोड़ रही है, यस, तो क्या ये विज्ञान का जो दौर चल रहा है इसको खत्म करना चाहिए या फिर इसको आगे बढ़ाना चाहिए? सर एट प्रेजेंट विज्ञान ही इसका सॉल्यूशन है। अगर देखा जाए तो इंडिविजुअल लेवल पर हम कितना भी ट्राई करें, चाहे हम कितने भी पौधे लगाएं, नहीं हो सकता इस टाइम पे। अगर इसको क्योंकि हम पहले ही बहुत एडवांस निकल चुके हैं सर, बहुत कुछ नष्ट कर चुके हैं प्रकृति का। इसमें केवल पॉलिसी लेवल पर, गवर्नमेंट लेवल पर, इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लेवल पर ही चेंज किया जा सकता है। इसमें अगर सारे देश मिलकर एक साथ आएं तथा अपने भविष्य को समझें, और इसमें सबसे ज्यादा प्राथमिकता रहेगी वहां के लोगों की। नहीं, लेकिन कोई कर तो नहीं रहा ना। चीजें तो बढ़ती जा रही है ना, जैसे अपराध बढ़ते जा रहे हैं नंबर एक बार। यस। ड्रग्स बढ़ रहा है। यस। शराबखोरी बढ़ रही है। अवैध हथियार बढ़ रहे हैं हर देश में। यस। तो फिर जो अनैतिक कार्य तो बढ़ते ही जा रहे हैं। सर अनैतिक कार्य बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ में उसके पैरेलली नैतिक कार्यों के लिए भी सहयोग हो रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे यूएन की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो टाइम टू टाइम वर्क की हैं। फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज को बचाने के लिए इंडिया ने आगे आकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो आगे प्रपोज किया है वो काफी अच्छा चल रहा है सर। उसके अलावा ज्यादा से ज्यादा कंट्री अब फॉसिल फ्यूल्स को छोड़कर जो सोलर पैनल्स हैं अथवा उनका विंड एनर्जी, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, उसकी तरफ बहुत ज्यादा जा रहे हैं सर। अच्छा। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि सर एक ही दिशा में पूरा संसार जा रहा है सर। राजस्थान में हमारे जितने भी क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, किस स्वतंत्रता सेनानी को, क्रांतिकारी को राजस्थान का तिलक कहते हैं? सॉरी सर, कोई बात नहीं। ये बताइए कि देश में जो शिप्स हैं उनका निर्माण कहाँ पे किया जाता है? सर देश के जो शिप्स हैं उनका, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर इंडिया का हम एग्जांपल दें तो जो माझगांव डॉक लिमिटेड है मुंबई में, उसके अलावा जो कोलकाता में गार्डन रीच जो शिप बिल्डर्स हैं, ऐसे कई सारे ऐसे पोर्ट हैं, डॉकयार्ड हैं जहाँ पर किया जाता है सर। सबसे ज्यादा शिप का जो निर्माण है वो कौन सा कंट्री करता है? सर सबसे ज्यादा शिप्स के निर्माण में सर एट प्रेजेंट चाइना और जापान के बीच में राइवलरी चल रही है। चाइना भी बहुत ज्यादा शिप्स निर्माण करता है, लेकिन जापान भी काफी आगे है। जापान तो बहुत छोटा सा कंट्री है, तो क्या कारण है कि इंडिया जो है उससे इतना पीछे है? सर जापान छोटा है, लेकिन उन्होंने अपनी रिसर्च पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। इंडिया में काफी ज्यादा हमने प्रोग्रेस किया है, लेकिन पहले जैसे हमारी अर्थव्यवस्था है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती थी, उससे डायरेक्टली स्विच किया हमने सर्विस सेक्टर पर। लेकिन जापान जो है उसने मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत ज्यादा फोकस किया है स्टार्टिंग से, और रिसर्च में जो साइंटिस्ट हैं उनके बहुत ही ज्यादा आगे हैं। तो रिसर्च एक ऐसी चीज है सर जिसपे जो कंट्री ज्यादा फोकस करी वो उतना ही ज्यादा एडवांस। अच्छा, क्या कारण है कि जो ये नेवी है या इसके थ्रू, सी के थ्रू जो पोर्ट होते हैं, ठीक है, जो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, उसको ज्यादा प्रेफर किया जाता है? सर ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये काफी सस्ता है बाकी जो दूसरे ट्रांसपोर्ट हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एयर ट्रैफिक की बात करें तो हवाई जहाज से कार्गो को ले जाना बहुत ही महंगा पड़ता है, जबकि जो शिप में टाइम तो ज्यादा लगता है। सर टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन सर मोस्टली इकोनॉमी को देखा जाता है। इसमें जो क्रूड ऑयल यूज होता है उसकी काफी ज्यादा चीप में मिलता है वो सर, वो ज्यादा प्रोसेस होता है। तो शिपिंग इसलिए की जाती है क्योंकि ये चीपर पड़ती है, क्योंकि इंडिया का 70% जो है वो इसी से होता है सर ट्रेड। रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? सर रिन्यूएबल एनर्जी है जिसको हम दोबारा से जनरेट कर सके, वो कभी खत्म नहीं होती है सर, दैट इज कॉल्ड रिन्यूएबल। सोलर एनर्जी किसमें आएगी? सर रिन्यूएबल एनर्जी में आती है। लेकिन सूर्य का तो आकार धीरे धीरे, वो जो नाभिकीय संलयन के द्वारा जो हमें प्रकाश दे रहा है, सूर्य का आकार धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो मेंटेन नहीं हो रहा है। सर उसका जो टाइम पीरियड है छोटा होने का वो बहुत ही ज्यादा है, बिलियंस ऑफ ईयर्स है। उसको हम रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स ही मानते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा टाइम पीरियड है कि उसको कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं है। अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? सर वो न्यू दिल्ली में है, इंडिया में सर।
न्यू दिल्ली में, सॉरी गुड़गांव इंडिया में, सॉरी। इसका जो पहला सम्मेलन था वो कब किया गया था और कहाँ पे किया? सर इसका पहला सम्मेलन 2016 में किया गया था, और ये शायद गांधीनगर गुजरात में किया गया, सर आई एम नॉट श्योर। ये अन्य रिन्यूएबल एनर्जी और कौन से सोर्स हैं? फॉर एग्जांपल विंड एनर्जी है सर, उसके बाद जो हाइड्रो पावर है, उसके अलावा जो बायोमास पावर है सर, ये सब जो है। अच्छा, राजस्थान में जो सोलर एनर्जी है और विंड एनर्जी, Yes, sir. उसका बहुत अच्छा एक स्कोप है। यस सर। तो यहाँ पे उतना डेवलप ना हो पाने का कारण क्या है? सर डेवलपमेंट कहीं ना कहीं पॉलिसी लेवल पर पैरालिसिस देखने को मिलता है, लेकिन अभी डेवलप किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे बड़ला सोलर पार्क है, और जैसलमेर में भी अभी कभी बड़े बड़े प्रोजेक्ट उनकी इन्वेस्टमेंट हो रही है। एक्चुअली इसमें सर इसको अभी इकोनॉमिकल बनाने पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अभी इसकी जो रेट है पर यूनिट वो थोड़ी ज़्यादा है, उसको जितना ज़्यादा सस्ता बनाएंगे उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट। जियोपॉलिटिक्स क्या होता है? सर जियो पॉलिटिक्स में सर कोई भी देश अपनी जियोग्राफिकल लोकेशन जो है वर्ल्ड में उसका इस्तेमाल करके अपनी जो पॉलिटिकल रिलेशंस को। इंडिया के रिलेशन में बताइए। सर इंडिया के रिलेशन में फॉर एग्जांपल इंडिया जो है वो सदर्न एशिया में पड़ता है, साउथ एशिया में पड़ता है, और इंडिया की जो रिलेशन है वो दूसरी जो साउथ एशियन कंट्रीज है, फॉर एग्जांपल आसियन कंट्रीज हैं, चाइना है, पाकिस्तान है, इन सब कंट्रीज के साथ जो रिलेशन है वो जियो पॉलिटिक्स कहलाती है सर। ठीक। सी को यस हम जो लाइट मिलती है उसके अकॉर्डिंग कितने जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं? यस मैम, सी को हम जो लाइट मिलती है उसके बेस पर बेंथिक जोन और फोटिक जोन और एफोटिक जोन में डिवाइड कर सकते हैं। फोटिक जोन जिसमें डायरेक्टली सनलाइट आती है, और एफोटिक जोन जिसमें सनलाइट पहुंच नहीं पाती है। इसका कुछ इकोसिस्टम या मरीन इकोसिस्टम के बारे में कुछ थोड़ा सा बताइए। मैं मरीन इकोसिस्टम की जब हम बात करते हैं तो इसमें जैसे कि जो कोरल का एनवायरनमेंट होता है वो मोस्टली फोटिक जोन में होता है, जहाँ पर सनलाइट गिरती है, क्योंकि उसके लिए सनलाइट की जरूरत पड़ती है। वहीं नीचे का जो समुद्र के नीचे में एफोटिक जोन है, वहाँ पर दूसरी तरह की वेजिटेशन पाई जाती है, जिसमें मोस्टली सनलाइट का उतना यूज नहीं होता है। जनरली प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं इसमें? प्रोड्यूसर्स जैसे इसमें छोटे छोटे लाइकन्स होते हैं, कोरल्स में जो पॉलिप्स होते हैं वो होते हैं, उसके अलावा जो सी ग्रास होती है वो भी होते हैं। तो ये सब वेजिटेशन। इतना लंबा प्रोसेस था आरएस का, Yes. आपने प्री दिया, मेंस दिया, Yes. अब इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कभी डिप्रेशन या डीमोटिवेट सा फील हुआ? मैम फील तो होता है, जैसा कि ये नेचुरल है, हर एक इंसान को होता है, लेकिन मैंने टाइम टाइम में एक्सरसाइज उसको कैसे मोटिवेट करते हैं? मैम मैं एक्सरसाइज करता हूँ, रनिंग करता हूँ, और ये मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि जितना ज़्यादा मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मैं सोचता हूँ जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा स्ट्रेस रिलीव होता है मेरा। अगर आपके पास पावर हो Yes. कि आप कोई भी एक निर्जीव चीज को हटा सकते हैं अर्थ से, तो वो क्या होगी और क्यों होगी? मैं सबसे पहले जो न्यूक्लियर पावर है मैं उसको उठाने की कोशिश करूँ, क्योंकि इससे हो सकता है कि इससे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पूरे वर्ल्ड का विनाश हो सकता है नियर फ्यूचर। लेकिन न्यूक्लियर पावर से फायदे भी तो हैं। फायदे हैं, लेकिन नुकसान उससे बहुत ज़्यादा होने के, क्योंकि न्यूक्लियर अभी जिस हिसाब से स्प्रेड हो रहा है, जिस तरह से ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, ये सब हो रहे हैं, तो किन्हीं गलत हाथों में लगने के से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और इससे पूरे वर्ल्ड को खतरा है। तो मैं सबसे पहले इसको हटाना चाहूँगा। भावना जाट का नाम सुना है आपने? ये सिर्फ भावना जाट का नाम सुना है। क्यों चर्चा में है ये भी? सर भावना जाट जो हैं वो अभी सर आई एम नॉट श्योर, बट मे बी ओलंपिक्स में अभी पार्टिसिपेट करने जा रही हैं। अच्छा, खाद्य प्रसंस्करण क्या होता है? खाद्य प्रसंस्करण जिसे फूड प्रोसेसिंग भी कहते हैं, इसमें जो रॉ मटेरियल होता है उसको डिफरेंट लेवल पर प्रोसेस करके डिफरेंट आइटम्स में कन्वर्ट किया जाता है, तथा उसको डिफरेंट पर्पज में यूज किया जाता है। उसमें कभी कभी न्यूट्रिशनल एनरिचमेंट किया जाता है, कभी कभी इसमें जैसे प्रोटीन्स इंक्रीज की जाती हैं, विटामिन इंक्रीज की जाती हैं। तो इस तरह से डिफरेंट जो फॉर्म होते हैं रॉ मटेरियल को एनरिच करके वो फूड प्रोसेसिंग। एक चीज होती है फूड फोर्टिफिकेशन, यस सर। एक होता है खाद्य प्रसंस्करण। यस सर। इन दोनों में कुछ अंतर है या ये एक ही चीज है? सर फूड फोर्टिफिकेशन जो है वो फूड प्रोसेसिंग का एक पार्ट है, लेकिन फूड फोर्टिफिकेशन जो है वो प्रोसेसिंग से पहले का पार्ट है। एक्चुअली जब स्टार्टिंग में बीज बोने से पहले ही ऐसे बीज का यूज किया जाए, या फिर हार्वेस्टिंग के दौरान ऐसे केमिकल्स का यूज किया जाए जिनसे उसमें न्यूट्रिशनल एनरिचमेंट हो, तो उसे फोर्टिफिकेशन कहते हैं। वही फूड प्रोसेसिंग है वो हार्वेस्टिंग के बाद का प्रोसेसिंग है, जब वो फैक्ट्रीज में पहुंचते हैं या फिर तब पहुंचते हैं, तब वो फूड प्रोसेसिंग कहलाती है। राजस्थान के अंदर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की आप क्या संभावनाएं देखते हैं? सर राजस्थान में इसके काफ़ी ज़्यादा संभावना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने ही होम डिस्ट्रिक्ट का एग्जांपल लूँ भरतपुर में, तो वहाँ पे सरसों का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो सरसों से सर जो प्रोडक्शन है उसमें जैसे खल भी बनती है, उसके अलावा उसकी जैसे कि इंजन मार्क का वहाँ का ऑयल काफ़ी फेमस है। तो धीरे धीरे उसको सर उसका और भी काफ़ी ज़्यादा यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम अभी जो हमारा फूड ऑयल है उसके लिए हम दूसरे इंडोनेशिया जैसी कंट्रियों पर, मलेशिया जैसी कंट्री पर डिपेंड करते हैं, तो वो हम यहीं से प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके अलावा बायोमास में भी उसका काफ़ी ज़्यादा यूज है। तो फूड प्रोसेसिंग का सर काफ़ी ज़्यादा स्कोप है सर। एक लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए Yes. कि किसान आंदोलन के अंदर राजस्थान के किसान बढ़ चढ़कर भाग क्यों नहीं ले रहे हैं?
जबकि हरियाणा पंजाब के किसान बहुत एक्टिवली इसको वो कर रहे हैं। सर किसान आंदोलन का जो अगर ओवरऑल हम देखें वैसे तो कई सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन मेन रीजन जो है वो एमएसपी का है। और जो एमएसपी का अगर हम पूरे इंडिया में देखें तो एमएसपी मोस्टली पंजाब और हरियाणा और वेस्टर्न यूपी की जो किसान हैं वो उसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। राजस्थान के किसान जो है एमएसपी का उतना इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए ही शायद जो उसके अलावा जो पॉलिटिकल कुछ रीजन्स भी हैं, तो ये जो रीजन्स इन्हीं की वजह से राजस्थान के किसान उतना प्रोटेस्ट नहीं कर रहे। दीपक, आपकी हॉबी यस वेब सीरीज है। यस वेब सीरीज होती क्या है? सर वेब सीरीज जो होती है वो कई सारे एपिसोड्स का एक संग्रह होता है, जिसमें कई सारे एपिसोड को दर्शाया जाता है, लेकिन वो सब में एक कनेक्शन होता है, उसमें स्टोरी ग्रेजुअली बिल्डअप होती है और फाइनली क्लाइमैक्स होता है सर। इस तरह से एक वेब सीरीज को डेवलप किया जाता है डिफरेंट पार्ट्स में सर। फिल्म बनती है जिसका गाना कभी न्यूजीलैंड का है, कहीं कभी दूसरा गाना नॉर्वे का है। वेब सीरीज के लिए भी इधर उधर से घूमना पड़ता है या कैसे क्या होता है? यस सर, कई सारी वेब सीरीज ऐसी हैं इंटरनेशनल लेवल की हैं जिसमें कई सारी कंट्रीज में जाना पड़ता है, कई सारी कंट्रीज के लोकेशंस को देखना पड़ता है, लेकिन वो डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में होती है तो उतना टफ होता नहीं। किसी एक सीरीज को बनाने के बहुत सारे अंग होते हैं, यस सर। मुख्य रूप से कौन कौन से अंग होने चाहिए? सर किसी भी सीरीज को बनाने के लिए कई सारे अंग होते हैं। फॉर एग्जांपल उसका डायरेक्शन, उसकी कास्टिंग तथा उसका जो स्टोरी लिखना है वो सब होते हैं। तो इसमें सर जैसे डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि वो जितने भी स्टार्स हैं उनको किस तरह से उनको डायरेक्ट करता है, किस तरह से ट्रेन करता है, तथा स्टोरी को कैसे बहुत कम समय में एक तरह से संग्रह करके देता है सर। अपने इथिक्स का भी पार्ट है आरएस मेंस एग्जाम में, जी सर। जहां हमें ड्यूटी के बारे में समझाया गया है। यस तो ये कर्तव्य क्या होता है? सर कर्तव्य जो होता है वो अपनी पद और अपनी अथॉरिटी के हिसाब से जो भी सबसे उचित काम होता है वही हमारा कर्तव्य होता है। इसमें हम हमारे जो हमारे ऊपर जितनी भी गाइडलाइंस होती हैं, जो भी हमारे संविधान के नियम्स हैं, उनके अनुसार हम जो कार्य करते हैं वही हमारा कर्तव्य है। अनेकों बार कभी कभी अधिकारी अपने कर्तव्य ड्यूटी के समय आवेश में आ जाते हैं, किसी पर हाथ उठा देते हैं, कभी गलत काम भी करते हैं और निलंबित भी हो जाते हैं। यस सर। क्या कहना चाहोगे आप? सर मैं कहना चाहूंगा कि इसमें ज्यादा से ज्यादा अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। डिफरेंट जो एक्सरसाइज हैं जैसे कि मेडिटेशन करना, योगा करना, उन सबको करना चाहिए ताकि हम अपने व्यवहार में एक शिथिलता लेके आए, व्यवहार में एक अनुशासन लेके आए, ताकि सामने वाला हमको आदर से समझे तथा हमारी बात को भी तभी आधार माना जाएगा जब हमारा व्यवहार। समाज से संबंधित हम 3 बात और करना चाहते हैं। वर्ण व्यवस्था यस क्या भारतीय समाज के लिए अच्छी है या फिर बुराई है? सर वर्ण व्यवस्था का जो सबसे पुराना कंसेप्ट है एंशिएंट टाइम का, वो सबसे अच्छा है इन माय ओपिनियन, जिसमें वर्ण का जो क्लासिफिकेशन होता है वो उनके प्रोफेशन के बेस पर होता है, जबकि लेटर पीरियड्स में देखा गया है कि वर्ण का जो क्लासिफिकेशन है वो बॉर्न जन्मजात हो गया है, उसे मैं पर्सनली सही नहीं मानता सर। इस वर्ण व्यवस्था में जो बदलाव आया है, परिवर्तन जो दिखाई दिया है, ये यस कहां से आया है? सर जब अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो जब से वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड खत्म हुआ है तथा जनपद पीरियड जब से स्टार्ट हुआ है तब से इस वर्ण व्यवस्था धर्म शास्त्रों में तो जैसे हमारे यहाँ पर ब्रह्मा जी के मुख से जो पैदा हुए हैं ब्राह्मण हैं, भुजाओं से क्षत्रिय हैं, पैरों से वैश्य, ब्राह्मणों सो मुखो सीध बाहु राजन कृत उरुत 10 यद वैश्य शूद्रो पद में जायत। यस तो संविधान ने ही तो शूद्रों को शक्ति दी है कि वो भी पढ़ करके अपनी सर्विस में आ सकते हैं। यस सर। तो अब वर्ण व्यवस्था मजबूत हो रही है या कमजोर हो रही है? सर वर्ण व्यवस्था अभी देखा जाए तो मौजूद, उसका जो आधार है वो चेंज हो रहा है अभी। जो जिसको सुपर, इसमें मैं एक सवाल और जोड़ रहा हूं, जाति व्यवस्था जो है, यस सर, क्या भारत में जाति टूट रही है या मजबूत होती जा रही है? सर जिस प्रकार से रिजर्वेशन दिया जा रहा है, जिस तरह से क्लासिफिकेशन किया जा रहा है, जिस तरह से इलेक्शन जिस बेसिस पे लड़े जा रहे हैं, उससे सब देखा है कि जाति व्यवस्था और ज्यादा मजबूत हो रहा है पहले से ज्यादा। लेकिन मेरे इन माय ओपिनियन मैं जाति व्यवस्था को अच्छा नहीं मानता। तो अंतर जातीय विवाह कम होते जा रहे हैं या बढ़ रहे हैं? सर अब अंतर जातीय विवाह जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से अवेयरनेस जनरेशन, तो जब अंतर जातीय विवाह बढ़ेंगे तो जाति कमजोर हो जाएगी। सर दोनों ही जो प्रोसेस हैं वो एक दूसरे के पैरेलल चल रही हैं। अच्छा, चलिए एक लास्ट सवाल और बताएंगे आप। राजस्थान में ऐसा आप 5 कौन से उद्योग स्थापित करोगे
जिससे राजस्थान भारत का नंबर 1 स्टेट बन जाए? यस सर। सर राजस्थान में अभी उद्योगों की बात करें तो जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो उसमें सबसे ज्यादा स्कोप है। उसके अलावा जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है वो राजस्थान में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उद्योग स्थापित करने के लिए। उसके अलावा सर आईटी सेक्टर में जैसे कि जयपुर में सेज काफी डिक्लेयर किया गया है तथा जयपुर कोटा जैसे रीजन है, इन सब रीजन में सर आईटी सेक्टर में बहुत ज्यादा स्कोप है। उसके अलावा टूरिज्म इंडस्ट्री जो है इंडिया की वो ऑलरेडी काफी है, लेकिन उसको और ज्यादा डेवलप, अभी हम अपना पूरा पोटेंशियल जो है उसको डेवलप नहीं कर पाए हैं। तो ये कुछ उद्योग हैं। तो ये तो पढ़े लिखे लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन ग्रामीण परिवेश में जैसे पशुपालन है, यस सर। क्या ये पशुपालन विकसित किया जा सकता है? ये सब पशुपालन विकसित किया जा सकता है, जैसे कि डेयरी उद्योग है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। उसके अलावा टूरिज्म में भी जब हम बात करते हैं तो इसमें विलेज टूरिज्म एक ऐसा कंसेप्ट है, अगर उसको डेवलप किया जाए, जैसे कई सारे फॉरेनर्स होते हैं कई सारे सिटी में रहना जिन्होंने आज तक कभी गाँव नहीं देखा, तो विलेज को ऐसे टूरिज्म भी हम डेवलप कर सकते हैं, कुछ आदर्श विलेज ऐसे डेवलप कर सकते हैं। तो लाइव स्टॉक है, विलेज है, उसके अलावा एग्रीकल्चर जो है उसमें भी कॉमर्शलाइजेशन की तरफ हम जा सकते हैं। अच्छा। कई सारी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसे है वो कर सकते हैं। आपके मन में एक कोई विचार है कि एसडीएम बनने के बाद यस सर। सबसे पहले अपने परिवार में क्या परिवर्तन देखना चाहते हो? सर मेरा पर्सनली ये मानना है, ये मेरी दिली इच्छा है कि सबसे पहले मैं जो जाति व्यवस्था है उसको खत्म करना चाहता हूँ। मैं अपने सरनेम को हटाना चाहता हूँ सबसे पहले। आपका सरनेम को आप हटाना चाहते हो? यस। क्या परिवार इस साथ देगा? मोस्ट प्रॉब्ली नहीं देगा सर साथ। फिर कैसे हटेगा? लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय है, मैं अपनी खुद से और अपने आने वाली जनरेशन के लिए मना लोगे उनको आप? यस। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू।